एआई है ना, सीख के आप सब लोग है ना घर पे डीओपी कराने लगते हैं। जब खुद एक डॉक्टर आपके सामने आकर के बैठता है, गूगल डॉक्टर या चैट जीपीटी डॉक्टर, वो आपको बताता है कि नहीं सर ऐसा होगा। मुझे किसी ने कहा है कि आप साल की 5 सर्जरीज फ्री करो। तो जेनजीज और मिलेनियल्स और अभी जो जनरेशन है यंग जनरेशन, इसमें फीमेल का अल्कोहल और सिगरेट स्मोकिंग, हुक्का, इन सब का कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है मेल के कंपैरिजन में। मेडिको लीगल इश्यूज बहुत बढ़ रहे हैं डॉक्टर्स के एंगेज। हम गौरव भाई, ब्रांड रिहाइड्स की शुरुआत मैंने करी थी और इस थॉट प्रोसेस के साथ कि हम लोग आपके साथ जितनी भी ब्रांड्स हिंदुस्तान में हैं, हर ब्रांड के पीछे एक कहानी होती है और हर फाउंडर का एक स्ट्रगल होता है, एक एक्सपीरियंस होता है। वो एक्सपीरियंस, वो कहानी हम आपके साथ शेयर करेंगे, हर उस पर्सन की जिसने अपने आप को एक फाउंडर की तरह रखा है, अपने लिए कुछ बनाया है, आपके लिए कुछ बनाया है। सो इसके लिए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे आज के पहले गेस्ट से, हु इज इंडियाज वेरी रिनोन्ड गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिक्स, गायने-लेप्रोस्कोपी एक्सपर्ट, मेनोपॉज स्पेशलिस्ट, डॉक्टर शैलेश जैन। सो डॉक्टर शैलेश, वेलकम टू आवर शो ब्रांड बिहाइंड्स। और ये शो में हम लोग लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, आपके इस तरीके से प्रोफेशन में जो भी लोग होते हैं उन लोगों के। सो ज़्यादा लेट नहीं करते हुए मैं पहला प्रश्न आपसे पूछूंगा जो कि सभी डॉक्टर से पूछा जाता है, आप इस प्रोफेशन में कैसे आए? धकेल दिए गए या अपनी मर्जी से इच्छा थी, कुछ इंसिडेंट हुआ तो आप आए इसमें? सर हमारी जनरेशन में क्या था, फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छा था। तो यूजुअली पेरेंट्स से डिसाइड करते थे कि क्या करें। तो पेरेंट्स उनसे पूछा करते थे कि आपको क्या बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। जैसे अब काफ़ी सारी प्रोफेशंस आ गए हैं, काफ़ी सारी नई चीज़ें आ गई है, लेकिन उस टाइम पे हमारे ये माना जाता था कि अगर घर में कोई प्रोफेशनल पर्सन है, डॉक्टर हुआ, लॉयर हुआ, पुलिस में हुए, तो या आईएएस करके कुछ कलेक्टर हुए, तो वो अच्छा माना जाता था। तो इसलिए मुझे लगता है कि मुझे डॉक्टर प्रोफेशन बहुत अच्छा लगता है। सो मैं इसी पे सेकंड क्वेश्चन अगर आपसे पूछो तो आज की तारीख में लोग सोचते हैं, मैंने भी देखा है कई लोगों को जिनसे मैं मिलता हूँ, कि डॉक्टर प्रोफेशन बहुत ग्लैमरस होता है। लोग सुबह आने का, 500 रुपये का फीस लेने का, 1000 रुपये फीस लेने का और फिर चले जाने का, ये डॉक्टर की लाइफ होती है। सो इसके पीछे की लाइफ जो है डॉक्टर्स की, वो कैसे रहती है? आप उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे फर्स्ट? सर मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा मिथ है कि डॉक्टर अपनी लाइफ के आता है, 500 रुपये लेता है और चला जाता है, रेगुलर एम्बेस रहेगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि जो डॉक्टर्स जो एजुकेशन है, एमबीबीएस या पीजी या वो, तो वो जो 15 ईयर्स हमारे होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टर्नस होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है। मुझे ऐसा याद है कि मेरे पीजी की प्रिपरेशन के टाइम और एमबीबीएस की प्रिपरेशन के टाइम बहुत कुछ ऐसा हुआ जब मैं सोशल एक्टिविटीज़ में जा ही नहीं पाया। तो मुझे सब लोग, मेरे रिलेटिव ये बोलते थे, यार ना तो तुम शादी में आते हो, ना बर्थडेज में आते हो। और अभी भी मुझे ही बोलता है, मैं डॉक्टर भी मुझे लोग आजकल तो मुझे लोगों ने इनवाइट करना ही बंद कर दिया है। उन्हें लगता है यार अहमियत है नहीं। तो काफ़ी सारा स्ट्रगल रहता है इनके पीछे, कब जाके कोई 20 साल बाद, 25 साल बाद डॉक्टर इस लाइन बन पाता है कि उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट। सो सर, आपने हमें बोला 15 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, इसको थोड़ा सा आप ऑडियंस के लिए ब्रेक करेंगे कि इसमें क्या क्या आता है 15 इयर्स में, कैसे जर्नी स्टार्ट होती है और क्या रहता है? सर जब भी अपने पेरेंट्स से अपन लोग सोचते हैं कि लाइफ में कुछ बनना है, तो यूजुअली तब तक 12th क्लास आ जाती है। तो 10th के बाद अपन सब्जेक्ट्स लेते हैं, 12th के बाद अपन ये डिसाइड कर पाते हैं एक फील्ड में कि भाई अब अपन को क्या करना है। जैसे 10th के बाद लोगों ने बायो ली, तब उनको लगा कि हाँ हम डॉक्टर बनना है या साइंटिस्ट बनना है, कुछ बनना है। 12th के बाद फिर उन्होंने एग्ज़ाम दिया नीट का, तब उन्हें लगता है कि यार डॉक्टर बनना है। जो एग्ज़ाम है वो सेल्फ इंडिया में 1 या 2 ईयर्स देता है प्रिपरेशंस के, और फिर होता है क्लियर करने के। उसके बाद 5 ईयर्स एमबीबीएस लगता है, उसके बाद 3 साल पीजी लगती है पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद फिर 3 साल सुपर स्पेशलाइजेशन होता है। तो आजकल जो एमबीबीएस है उसकी इतनी वैल्यू नहीं है। पीजी आपको करनी ज़रूरी है किसी ब्रांच में, और उसके ऊपर भी अगर आपको एक्सट्रीम पे जाना है या आपको लगता है कि कुछ एक फील्ड में जाना है, तो सुपर स्पेशलाइजेशन लगता है। तो इन सबको मिला के करीब 10 to 15 ईयर्स अपने वो। सो सर, जैसा आपके बारे में मैंने पढ़ा था कि आप गायनोकोलॉजिस्ट हैं, लेप्रोस्कोपी एक्सपर्ट हैं, मेनोपॉज एक्सपर्ट हैं। सो आपकी इस फील्ड को आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे ऑडियंस के लिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं, क्योंकि मेनोपॉज और ये सब बहुत ही अभी टफ
रिसेंट की हम लोगों ने सुनना शुरू की तो ऑफिस कुछ की उसमें। जी, बेसिकली तो ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट डिग्री होती है। इसमें हम लोग ऑब्स्टेट्रिशियन होता है जो नॉर्मल डिलीवरीज या सिजेरियन करते हैं, जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जो गायनी प्रॉब्लम जैसे मेंस्ट्रुअल पैटर्न्स है, पीसीओडी है या कोई ओवेरियन सिस्ट्स है, फाइब्रॉइड्स है, ये सब चीज़ें गायनी में आती। तो जो प्रेग्नेंट नहीं हो लेडी उसमें कोई प्रॉब्लम्स होती हैं यूट्रस रिलेटेड, ओवरीज रिलेटेड, ये सब गायनी में आती। जो लेप्रोस्कोपी है वो आजकल जो नई टेक्निक है, जो पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि पेट पे चीरा लग के ऑपरेशंस होते थे, पेशेंट 7-7 दिन एडमिट करता था और फिर 1-2 महीने का रेस्ट होता था। आजकल क्या हुआ, लेप्रोस्कोपी आ गई, उससे एक छोटा सा छेद यहाँ पर करते हैं अम्बलाइकस के ऊपर और उससे सारी चीज़ें देख के और ऑपरेट कर। इसका फ़ायदा ये है कि एक दिन में पेशेंट की छुट्टी हो जाती है और विदिन 7 डेज 10 डेज रिकवरी हो जाती। मीनोपॉज जो आप कह रहे हैं वो मीनोपॉज एक रिसेंट टर्म है और अभी अवेयरनेस थोड़ा कम है इंडिया में, बट धीरे धीरे अवेयरनेस आई। मीनोपॉज उन फीमेल से होता है जो 45 क्रॉस कर जाते हैं और उनके जिनके पीरियड्स अपने आप बंद होने लगते हैं या कोई सर्जरी से या किसी कारण से बंद हो जाते हैं, उसके बाद जो चेंजेस फीमेल्स में आते हैं वो मीनोपॉज कहता है। तो उसके लिए भी एक अलग कुछ एग्ज़ाम होता है और कुछ अवेयरनेस जनरेट होती है, तो मीनोपॉज के कुछ अलग मेडिसिन होती है वो दी जाती है। सर आज की जनरेशन गूगल और चैट जीपीटी से बहुत लिंक करती है। आप कितना फेस करते हैं इस प्रॉब्लम को जब खुद एक डॉक्टर आपके सामने आकर के बैठता है, गूगल डॉक्टर या चैट जीपीटी डॉक्टर, वो आपको बताता है कि नहीं सर ऐसा होगा। सो आप इस चीज़ को किस तरीके से फेस करते हैं? सर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो गूगल डॉक्टर्स हैं या चैट जीपीटी या जो भी है, ठीक है, एक लेवल तक ठीक है, बट इन सब से है ना डॉक्टर्स और पेशेंट्स को जो ट्रस्ट करना पहले वो टूट रहा है। पहले पेशेंट जब भी हमारे पास आता था, हम कोई भी चीज़ बताते थे वो ट्रस्ट करके जाता था कि ये ठीक बोल रहा होगा और फिर वो ट्रीटमेंट लेता था और ठीक होके आता था, मतलब 99% ठीक होता। अब क्या हो रहा है कि अब जो भी पेशेंट आता है, अपन जो चीज़ बोल रहे हैं उनको ये ट्रस्ट इश्यूज़ होने लगे। अब उन्हें लगता है कि हो सकता है सही बोल रहा हूँ, हो सकता है मुझे सेकंड ओपिनियन लेना चाहिए। अब सेकंड ओपिनियन में पेशेंट अगर दूसरे डॉक्टर के पास जाता है, वो कुछ बोलता है, इससे अच्छा लोगों को एक ईजी मेथड मिल गया, नहीं गूगल कर लिया था। अब जैसे मैंने आपको कोई भी मेडिसिन दी, लेकिन अगर आपने मेरी मेडिसिन पर ट्रस्ट किया तो आप ठीक हो जाओगे। लेकिन अगर आपने गूगल पर देखा तो गूगल क्या एक ही मेडिसिन की बहुत सारी चीज़ें बता देता है। जैसे कोई मेडिसिन दी, वो कैंसर में भी काम आ रही है और नॉर्मल भी काम आ रही है, तो पेशेंट ये सोचने लग जाता है कि कहीं मुझे कैंसर तो नहीं, मुझे ये दवाई क्यों दे रही है। तो इस कारण से जनरल टर्म्स में देखा जाए तो सोसाइटी का बहुत बड़ा नुकसान है। ओके, सो आपके हिसाब से अगर गूगल कोई कर रहा है, गूगल पे अगर कोई चीज़ सर्च कर रहा है रिलेटेड टू मेडिसिन वगैरह, सो उनको उस पर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं? क्योंकि गूगल जो मैंने भी देखा है, मैं अभी जनरली सर्च करता हूँ, चैट जीपीटी वगैरह यूज़ करते हैं, कोई मेडिसिन लिखे तो हमने उसको सर्च किया, सो डॉक्टर ने लिखी मेरे को किसी पर्पज़ के लिए, पर मैंने वो सर्च किया और मुझे लगा नहीं नहीं यार ये तो यूज़ नहीं करनी। फिर मैंने किसी और डॉक्टर को कंसल्ट किया, उसने भी वही लिखी, फिर भी मेरे को ट्रस्ट नहीं हुआ। सो इस केस में लोगों को जनरली यूज़ करना चाहिए गूगल, चैट जीपीटी या नहीं करना चाहिए? सर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अब ये टॉपिक रहा ही नहीं, क्योंकि आप अगर मैं कहूँगा नहीं भी करना चाहिए तो भी लोग करेंगे। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हर चीज़ का जो एक्सट्रीम है ना वो बुरा होता है। जैसे आप कहेंगे कि कोई भी चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए ना, तो एआई अब जैसे आ रहा है, तो आप कहें एआई यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बट उतना ही जितना कि अपन को लगता है कि वो बेनिफिशियल है। हर चीज़ के ना डिसएडवांटेजेस होते हैं लाइफ में, है ना। जैसे कोई भी चीज़ एक्सट्रीम हुई तो उसमें बहुत नुकसान है। जैसे कोई मैंने आपको मेडिसिन दी, आप ये देख सकते हैं कि ये मेडिसिन इस बीमारी के लिए है क्या, अगर उस बीमारी के लिए है तो ठीक है, तो गलत नहीं है। लेकिन अगर आप ये देखें कि ये मेडिसिन किस किस बीमारी में काम आती है और वो बीमारी मेरे तो नहीं, तो ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। पहले के ज़माने में क्या होता था, डॉक्टर है ना पेशेंट को सारी चीज़ें बताता था कि भाई ये काम कर सकते हो और ये काम तुम्हें करना चाहिए। अब जो पेशेंट्स आने लगे ना गूगल पेशेंट्स, तो डॉक्टर ये पूछता है कि आपको क्या पसंद है, आप ये कराना चाहते हो तो ये करवा लो, ये कराना चाहते हो तो ये करा लो। तो ये सोसाइटी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। इन सब चीज़ों से क्या हो रहा है, मेडिको लीगल इश्यूज़ बहुत बढ़ रहे हैं डॉक्टर्स के अगेंस्ट, क्योंकि पेशेंट को लगता है कि इस पर शायद मुझे गलत दवाई देती, फिर वो मेडिको लीगली उनको ये प्रूव करने में लग जाते हैं, क्योंकि आप इतने गूगल पे अलग अलग जगह पर है ना, लोग अलग अलग अपने एक्सपीरियंसेस देते हैं जी। तो ये सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा एक मसला। सर आपने जैसा आपने बताया एआई भी आ रहा है, तो गायनाकोलॉजिस्ट के लिए एआई जो आ रहा है इसमें क्या स्कोप देख रहे हैं आप? एआई और एज अ डायनिक क्या
कुछ इसमें डिफरेंट कुछ आएगा एआई से रिलेटेड? सर एआई हेल्पफुल टूल है डॉक्टर्स के लिए भी, बट मुझे नहीं लगता कि एआई डॉक्टर्स को रिप्लेस कर पाएगा। जैसे भी बातें चल रही है, जैसे कल कोई मेरा फ्रेंड बोल रहा था यार थोड़े दिन में एआई है ना सीख के आप सब लोग है ना घर पे डीओपी कराने लगते आएंगे, तो फिर तुम्हारा क्या काम रह गया। तो ऐसा नहीं है सर, जो चीज़ें हैं जैसे कुछ कहा जाता है कि एम्पैथी एक सिंपल सी चीज़ है। एक पेशेंट किसी हॉस्पिटल में आ रहा है, किसी डॉक्टर पर ट्रस्ट कर रहा है तभी आ रहा है। अब हमारे टाइम पे ऐसा कहा जाता था कि अगर डॉक्टर 2 बातें मीठी बोल देना तो पेशेंट 90% तो वैसे ही ठीक हो जाता है। वो होती है एम्पैथी। वो चीज़ें अपन एआई और चैट जीपीटी से नहीं कर सकते। मतलब मैं ये मानता हूँ कि जैसे जो बीमारी है कोई, तो वो बीमारी सिर्फ 20% होती है, 80% पेशेंट के दिमाग में, रिलेटिव्स के दिमाग में वैसे थी। तो हम वो 80% जो पेशेंट के दिमाग में है वो भी ठीक कर। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें ज़्यादा बेटर है। जैसे आपने भी कभी देखा होगा कि आप किसी 2 डॉक्टर के पास जाए, एक डॉक्टर आपसे बहुत रूडली बात करेगा, आपका बहुत देर वेटिंग होगी, आप जैसे ही अंदर घुसेंगे और फटाफट उसने प्रिस्क्रिप्शन लिखा और बोलेगा फार्मेसी से ले लीजिए और ठीक है फीस दे दीजिए और जाइए। दूसरा आप किसी के चैम्बर में जाएंगे, वो आपको बैठाएगा, आपका नाम से बुलाएगा कि गौरव जी आइए, कैसे आना हुआ, गौरव जी बताइए मम्मी की ऐसी तबीयत है, फिर आज कैसे आए, फिर क्या बीमारी है, और फिर उन्होंने मेडिसिन लिखी। तो फिर आपको लगेगा यार इसने मेरे से 2 मिनट बात की। तो ये मेथड डॉक्टर और चैट जीपीटी, एआई, गूगल सर्च में हम ये सारी चीज़ें मिस कर रहे हैं। वो जो एम्पैथी है, जो ट्रस्ट है, जो डॉक्टर पेशेंट के बीच में जो बना हुआ था, वो इन सब चीज़ों के कारण मैं कहना चाहता हूँ कि वो टूट रहा है। डेली रूटीन में मैं देखता हूँ कई डॉक्टर्स मॉर्निंग टू इवनिंग बहुत बिजी रहते हैं। किसी भी समय सर्जरी आती है, लेबर पेन है तो रात को 12 बजे भी जाना पड़ रहा है या 10 बजे जाना पड़ रहा है। हाउ यू मैनेज योर स्ट्रेस इन दिस सिचुएशन? सर एक्चुअली और फैमिली को आप कैसे मैनेज करते हैं सर? सर देखिए फैमिलीज़ को तो जैसे वाइफ को तो हमेशा इशू रहेगा ही, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप कोई भी जॉब कर रहे हो, और खुद अभी सेटिस्फाइड नहीं है। हाँ उनको जितना टाइम ही चाहिए अपन नहीं दे सकते। लेकिन ओवर द ईयर्स जो आज जो डॉक्टर बनता है ना वो बहुत वर्कोहलिक होता है, या जो भी आईएएस होते हैं या जो भी पुलिस होती है, ये सारा प्रोफेशनल फील्ड जो ऐसा इंजीनियर्स होते हैं, ये प्रोफेशनल फील्ड ऐसा कि बहुत वर्कोहलिक होता है। तो उन्हें काम करने में ही मज़ा आता है, तो उनको यही चीज़ें यही उनका स्ट्रेस दूर करती। जैसे मुझे मतलब आप ये मान लीजिए मंथ में 15 या 20 डेज़ नाइट में मुझे नहीं जाना होता, तो मेरे लिए नॉर्मल सी बात है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि रात में क्यों खा दिया, मुझे लगता है मेरी जॉब का ही पार्ट है। तो ये सिर्फ अपनी थिंकिंग है कि यार अपन को लगता है कि यार टाइम नहीं दे पाए, पर हमें इसी में मज़ा आता है। और कहते हैं ना कभी कभार अपना खुद का काम भी अपने लिए स्ट्रेस इमस्टर का काम करा। जी एग्जैक्टली। तो मुझे सर्जरी में बहुत मज़ा आता है। अगर अब आपको रात को मुझे 3 बजे फ़ोन करोगे इससे आप है सर्जरी करनी है, आप आ जाओ, तो मैं पहुँचूँ, तो मुझे वो बहुत पसंद। हम जैसे इस पे डिस्कशन करते हैं, आज की तारीख में हम देखते हैं कि जनरेशन जेनजीज हैं या मिलेनियल्स हैं, जो भी ये जनरेशन हो रही है थी, इसमें पिंस को लेकर के बहुत ही ज़्यादा कंजप्शन बढ़ रहा है। सो प्रेगनेंसी की जो पिल्स रहती है ये लेनी सही है क्या? इसके आगे और ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं लोगों के लिए? सर 2 तरह की पिल्स होती है, एक तो अनवांटेड 72 यानी जो कोर्स के विदिन 72 आवर्स ली जाती है, जिसे आईपीएल भी बोलते हैं, इमरजेंसी के लिए बोलते हैं। तो वो जो मेडिसिन ली जाती है विदिन 72 आवर्स ली जाती है ताकि प्रेगनेंसी ना लगे। एक तो वो पिल होती है और एक दूसरी होती है अबॉर्शन किट, जो होता है जिसमें 5 पिल्स होती हैं जो कुछ इंटरवल्स पे ली जाती है। तो अगर जैसे अनवांटेड 72 या इन पिल्स की बात कर रहे हैं जो इमरजेंसी पिल्स है, तो ये कुछ ली जा सकती हैं। और जो अबॉर्शन किट है वो भी मतलब लाइफ टाइम में 1 या 2 बार लिया जा सकता है। पर इनका जो रेगुलर यूज़ है कि आप कह रहे हैं कि हर मंथ आप ये आई पिल्स ले रहे हैं या कोई ले रहे हैं, तो वो नुकसान करती हैं क्योंकि ये हेड डोज हार्मोन्स है। तो बेटर ये है कि इसकी जगह अपन बहुत सारे अलग पैटर्न्स हैं जिनके बारे में अपन अवेयरनेस जनरेट करें, उनके बारे में अपन सीखें। जैसे कि नॉर्मल जो यंग टीनेजर्स है या जो जनरेशन जेन ज़ी आप कह रहे हैं, तो उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि सेफ पीरियड कौन सा है, सेफ अपनी साइकिल में सेफ टाइम पीरियड कौन सा है और कौन सा सेफ पीरियड है। तो अगर वो ध्यान रखेंगे तो इन सब टैबलेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर हम बात कर रहे हैं नॉलेज की और इन्फॉर्मेशन की, सो आप ऑडियंस के लिए एक बार शेयर कर सकते हैं क्या सेफ पीरियड रहता है फॉर इंटरकोर्स और किस तरीके से इन लोगों को प्रेडिक्शंस यूज़ करने थी, क्या रेफरेंस है? जी, तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि जो भी आपकी पीरियड्स की साइकिल है 28 या 30 डेज़ का यूजुअली जिनका रहता है,
तो 10 डेज 10th to 14th डे ये जो होता है ये फर्टाइल पीरियड होता है। पीरियड्स के बाद फर्स्ट 5 डेज थोड़े सेफ रहते हैं और 16th डे के 18th डे के बाद जो डेज हैं वो सेफ रहते हैं। तो जब भी आप अपने पार्टनर से मिलें तो जो फर्टाइल पीरियड है यानी 10th to 18th डे मोस्टली रहता है, उस टाइम पे प्रोटेक्शन यूज़ किया जाएगा तो वो सेफ रहे। सर आजकल पीसीओपी और पीसीओएस ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम देखी जा रही है। सो इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे कि क्या होता है और इससे कैसे क्योर मिल सकता है? सब पीसीओडी पीसीओएस कोई बीमारी है, एक्चुअली इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। वो इसलिए हाईलाइट किया जा रहा है कि पहले के ज़माने में क्या लोग वर्क स्ट्रेनस एक्टिविटी ज़्यादा करते थे, नॉर्मल काम में रूटीन काम में भी वॉकिंग बहुत ज़्यादा थी। अब क्या सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है, प्लस सब वर्किंग है, सबको करियर बनाना है, तो सब स्ट्रेस बहुत आ गया लाइफ। तो पीसीओडी पीसीओएस क्या चीज़ है कि एक लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम है, जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, बैठे बैठे काम कर रहे हैं और एक स्ट्रेस बहुत है, लोग है ना पैनिक बहुत जल्दी हो। तो ये एक तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस है जो फीमेल्स की बॉडीज़ में हो रहा है, जिसके कारण उनके वेट गेन हो जाता है, पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं और मतलब लास्ट स्टेज में हेयर्स आने लग जाते हैं, फेशियल हेयर्स या एक्सेस बॉडीज, इसको पीसीओडी कहा जाता है। इसकी क्या ट्रीटमेंट है पीसीओएस और पीसीओडी की? सब पीसीओडी पीसीओएस का लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम है, तो इसका एक तरह से देखा जाए तो ट्रीटमेंट की इतनी ज़रूरत नहीं होती अगर आप हमें लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर ले। अब पीसीओडी पीसीओएस के लोग पेशेंट हमारे पास इसलिए आते हैं कि या तो एक्सेसिव वेट गेन हो रहा या इनफर्टिलिटी इश्यूज़ हो रहा। तो सबसे पहले जो ओबीज पेशेंट्स हैं उनको अगर वेट लूज कर रहे हैं तो इतनी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। बाकी कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स मेडिसिन खाने लग जाते हैं, कई लोग 21 डेज टेस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं और भी काफ़ी सारे मेडिसिन हैं। बट जो बेसिक इलाज है वो यही है कि अपना वेट लूज़ करिए, स्ट्रेस कम करिए, लाइफस्टाइल ठीक करिए, जो भी जुम्बा और आजकल एक्सरसाइजेज, डांस, अपनी हैबिट्स को एक्सप्लोर करिए तो कि ये पीसीओडी कम हो जाए। हमारे सोसाइटी में बहुत सारे मिथ्स जुड़े हुए हैं। जी सो आप वन बाय वन एक बार कुछ मिथ्स बताएंगे कि क्या है और उससे कैसे ओवरकम करा जाए? सर प्रेगनेंसी में बहुत सारे मिक्स हैं, जो कहा जाता है कि जैसे कहते हैं कि लंबे महीने में दही नहीं खिलाना चाहिए वरना बच्चा दही में रिश्ता हुआ निकलेगा। तो नॉर्मल सी चीज़ है कि सारे बच्चे ही एक वर्निस कैजियोसा नाम की चीज़ होती है, उसमें आते हैं, कुछ ज़्यादा लिखते हुए मिलते हैं और कुछ कम। तो सर नहीं से कोई रिलेशन नहीं है। सो ये तो ये मेक है। और भी काफ़ी सारे ऐसे नहीं, कई चीज़ें खानी चाहिए, नहीं खानी चाहिए, कुछ चीज़ें गर्म करती है। तो यूजुअली हम लोग ये कहते हैं कि भाई जो कुछ भी चीज़ अगर कम अमाउंट में खाई जाए तो नुकसान नहीं करेगी, लेकिन अगर कोई भी चीज़ एक्सेस में खाई जाए तो ऑब्वियसली नुकसान करे। जैसे कि पपाया के बारे में बोला जाता है कि भाई तो पपाया खाना चाहिए कि नहीं, तो ये कहा जाता है कि जो अनराइप पपाया है उसमें पपायन एंजाइम होती है तो वो अवॉइड करना चाहिए, राइप पपाया खाना चाहिए। बाकी ऐसा नहीं कि पपाया एकदम ही एक्सक्लूड कर दिया डाइट से। सर आज की तारीख में देखा गया है कि जेनजीज और मिलेनियल्स और अभी जो जनरेशन है यंग जनरेशन, इसमें फीमेल का अल्कोहल और सिगरेट स्मोकिंग, हुक्का, इन सब का कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है मेल के कंपेरिजन में। सो इस चीज़ से इसका आगे टाइम में आगे आने वाले टाइम में फीमेल के लिए ऑन प्रेगनेंसी और उनकी लाइफस्टाइल पे क्या प्रभाव रहेगा, किस तरीके से वो इसको आगे क्योर बनेगा? कुछ प्रॉब्लम है कि या कुछ प्रॉब्लम रहेगी आगे उनको इस पे? सर एक्चुअली इंडिया में तो अभी फिर भी कम है, लेकिन जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनमें कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, स्मोकिंग और ये निकोटीन, कैफ़ीन, ये काफ़ी ज़्यादा है। तो उन लोगों में इनफर्टिलिटी के इश्यूज़ बहुत बढ़ रहे हैं, स्ट्रेस बढ़ गया है, पीसीओडी बहुत बढ़ गया है और वही चीज़ें अब हम लोग कॉपी कर, तो धीरे धीरे हर चीज़ की जैसे मैंने कहा आती बहुत ख़राब है। तो अगर ये कुछ अमाउंट में लिया जाए, प्रेशर के लिए थोड़े दिन लिया जाए या मंथ में एक बार हो गया या वीक में एक बार बहुत कम डोज में लिया गया तो नुकसान ही है। लेकिन अगर कोई रेगुलरली ले रहा है, इसका अब्यूज़ हो रहा है, तो फिर ये प्रेगनेंसी में भी दिक्कत करेगा, लाइफस्टाइल में भी दिक्कत करेगा, जो लिपिड्स हैं आपके वो भी चेंजेस करेगा, आगे जाके हार्ट की प्रॉब्लम्स, लीवर प्रॉब्लम्स, ये सब टेंडेंसी आने लगती है। सर अल्कोहल तो ठीक है कि हमने बात करी है कि मंथ में एक बार या 2 बार ओकेजनली ट्राई कर सकते हैं, बट स्मोकिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि आज की तारीख पर कंजप्टिव इसका बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। फीमेल, मेल, कोई भी हो, इसको मीन्स ऐसा लिया जाता है कि कमी क्वार सोसाइटी में ऐसा यूज़ करने की बहुत कूल चीज़ है या स्ट्रेस बस्टर है। सो क्या ये एक्चुअली स्ट्रेस बस्टर है?
सर एक्चुअली ये चीज़ आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि ये नई जनरेशन को ये चीज़ें बतानी पड़ेगी कि जो स्ट्रेस बस्टर है वो ये सब चीज़ें नहीं है। स्ट्रेस बस्टर आपका म्यूज़िक सुनना भी स्ट्रेस बस्टर है, आपका गाना गाना भी स्ट्रेस बस्टर है, आपको किसी फ्रेंड को कोई बात बताना भी स्ट्रेस बस्टर है। जैसे हम लोग के ज़माने में ऐसा होता था कि हम खड़ी पे जाके बैठ जाते थे जी, है ना, खड़ी पे बैठे जाके चाय पी और वही स्ट्रेस बस्टर था। 10 मिनट बैठे चाय पी और वापस आ गए। अब ये चाय के साथ सिगरेट जुड़ गई है, चाय की जगह अल्कोहल आ गया है और उनको नाइट का बार का नाम और डिस्क का नाम दिया जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी स्ट्रेसफुल चीज़ें हैं उनमें अगर आप ये करोगे ना तो ये चीज़ें और बढ़ती जाएगी। इनिशियली आपको लगेगा कि सिगरेट पीने से मुझे ठीक लगने लगा तो मैं और सिगरेट पीऊँ, पर ऐसा नहीं है। अगर आप स्ट्रेस में हो और किसी फ्रेंड से आप बात कर लें 10 मिनट चाय पे भी बैठ के, तो वो भी बहुत बड़ा स्ट्रेस बस्टर। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई यूजुअली फीमेल्स की जो अपन बात कर रहे हैं उसमें तो सिगरेट तो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। एक तो लंग्स को अफेक्ट कर रही हैं, उसके बाद आपको लग रहा है जो स्ट्रेस दूर कर रही है वो स्ट्रेस दूर नहीं कर रही है, वो आपकी हैबिट बढ़ा रही है कि आप और सिगरेट पिए और फिर और ज़्यादा बॉडी में प्रॉब्लम। क्योंकि एक और क्वेश्चन है स्मोकिंग से रिलेटेड, क्या पैसिव स्मोकिंग भी उतनी ही हार्मफुल है फीमेल की ही? क्योंकि देखते हैं सोसाइटी में बाकी के मेल फ्रेंड्स अगर सिगरेट स्मोक कर रहे हैं, फीमेल वहाँ करी है, और प्रेगनेंसी के टाइम पे भी अगर फीमेल वहाँ करी है, तो क्या उनके लिए उतना ही हार्मफुल है? सर प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए तो पैसिव स्मोकिंग बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा कि आप एयरपोर्ट्स पे देखते हैं कि भाई एक रूम बनाया जाता है स्मोकिंग रूम, तो स्मोकिंग रूम क्यों बनाया जाता है कि ताकि बाकी लोग अफेक्ट नहीं हो, वरना सिगरेट पियेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। पर पैसिव स्मोकिंग ज़्यादा हैज़ार्डस है क्योंकि जो आदमी नहीं पीता उसको इसकी आदत नहीं होती और उसके लंग्स में जल्दी स्मोक एब्सॉर्ब होता है क्योंकि उसके लंग्स रेजिस्टेंट नहीं होते और उसके लंग्स ख़राब भी नहीं होते। तो जो हेल्दी लंग्स है उनमें ज़्यादा स्मोक जाए तो उसको बहुत ज़्यादा नुकसान है। जबकि जो एक्टिव स्मोकर है उसके लंग्स पहले से ही थोड़े क्वालिटी कम हो चुकी है तो उसको इतना नुकसान नहीं होगा जितना पैसिव स्मोकर को। अ, हमने आपके और साइड भी देखे हैं, पर्सनल लाइफ में मैं आपको जानता हूँ, सो मैंने आपके और साइड भी देखे हैं, एज अ कॉमेडियन, एज अ बुक राइटर, एज अ मीन्स पार्टी है। सो आप उन चीज़ों में अपने और क्या-क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं, और आप उस चीज़ को अपनी पर्सनल इतनी बिज़ी शेड्यूल में कैसे पाइप देते हैं? उस चीज़ को कैसे मैनेज करते हैं? सर जैसे आपने कहा कि टाइम मैनेजमेंट जो है ना वो प्रायोरिटी आपकी डिपेंड करती है कि आप कितना काम करना चाहते हैं। तो एक सर्टेन एज के बाद आपको डिसाइड करना होता है कि मैं किस चीज़ को कितना टाइम दूँ। जैसे ऑब्वियसली अब मैं 40s में हूँ तो मुझे लगता है कि अब मुझे बच्चों को टाइम देना चाहिए, फैमिली को टाइम देना चाहिए। अभी मैंने काफ़ी काम किया है और जैसा कि आप पूछ रहे थे कि सर स्ट्रेस बस्टर के लिए, तो मैं अपना स्ट्रेस बस्ट करने के लिए सारी चीज़ें करता हूँ कि मैं शाम को बैठ के बच्चों के साथ गाना गाता हूँ, कॉमेडी करता रहता हूँ, बुक्स लिखता रहता हूँ। तो उससे मुझे नई चीज़ें सीखने को मिलती है। अब ठीक है डॉक्टर मेरा प्रोफेशन है लेकिन उसके अलावा एक बीइंग ए ह्यूमन मुझे लगता है कि मुझे बाकी चीज़ें करनी चाहिए। तो एक मेरे टीचर थे जिन्होंने मुझे कहा था कि जब आप शुरू के काम करना शुरू करते हो तो शुरू के 10 से 15 साल आपको बहुत ज़्यादा आप खुद के लिए काम करना चाहिए कि आप मेहनत करो और एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाओ जो एक थोड़ा स्टैग्नेंट रहेगा। फिर जब आपकी स्किल्स पूरी हो जाए तो आपको 10 साल अपने आप को पैसे कमाने के लिए देना चाहिए कि आप खूब पैसा कमाओ, खूब मेहनत करो, जो स्किल्स आप नॉलेज से पैसा कमाओ। और जो 40s या 45 के बाद आपको सोसाइटी को गिव बैक करना चाहिए कि जो भी आपने चीज़ें सीखी वो आप दूसरों को सिखाओ या फिर जो आपकी स्किल्स है तो उससे आप लोगों की मदद करो अगर कर सकते हैं। तो मैं अब मुझे लगता है मैं उस फेज़ में आई हूँ कि मुझे सोसाइटी को कुछ गिव बैक करना चाहिए। तो मैं अपनी जो हैबिट है या जो अपना स्ट्रेस बस्टर्स है तो मैं स्टोरीज़ लिखता हूँ या कॉमेडी करता हूँ ताकि लोग हंस पाएँ। और जो मैं अपनी सर्जरी से किसी पुअर की मदद करवाता हूँ तो मैं वो भी करता हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरा गिव बैक का टाइम शुरू हो चुका। आपने भी बोला कि पुअर की हेल्प कर पाते हैं, या मीन्स जो भी लोग आपके पास आते हैं जो नहीं हैं इस तरीके से कि वो इतना खर्चा उठा पाए। सो आप कुछ अपना चैरिटेबल ट्रस्ट भी स्टार्ट करने के उसमें है, या आप इसको ऑनलाइन अपने क्लिनिक में या आपके पास जो भी आता है तो आप नहीं तो उसको सपोर्ट करते? सर ये कहानी एक्चुअली तभी शुरू हुई जब मैं डॉक्टर बनना चाहता था। तो जो भी आदमी डॉक्टर बनना चाहता है ना तो उसके दिमाग में कुछ ऐसा होता है कि मैं किसी तरह समाज की हेल्प कर पाऊँ, क्योंकि हम लोग सब रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करते, हम लोग सब पुअर फैमिली से पढ़े होते हैं और फिर बाद में धीरे धीरे सब कैश पैसा आने लगता है। ऐसा ही पुलिस वालों के साथ है,
SI जजेस वकील इन सब के साथ था। तो जब प्रोफेशनल लोग से अपन बड़े होते हैं तो अपन को लगता है यार इतनी बार भी अपन को इसकी मदद करनी चाहिए थी, पर अपन उस टाइम पे मदद नहीं कर पाते क्योंकि उस टाइम पे अपने पास भी इतना वो नहीं था। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो हम, जैसा मैंने कहा कि गिव बैक टू द सोसाइटी करना चाहिए। तो मैं पहले एक बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में था, तो उसमें जो बिल बनता था ना वो 1 लाख से ऊपर ही बनता था। कोई भी पेशेंट आता था 1 लाख से ऊपर एक। तो मुझे कुछ महीनों बाद, सालों बाद ऐसा लगने लग गया यार इससे तो फिर गरीब आदमी कहाँ जाएगा जी, है ना। अमीर आदमी तो चलो यहाँ बेहतर हो रहा है, पर तो फिर मुझे लगा कि मुझे एक छोटा हॉस्पिटल अपना ऐसा डालना चाहिए जिसमें मैं रिच पेशेंट्स को भी कैटर कर सकूँ और पुअर हो भी। तो अभी जो मैंने हॉस्पिटल डाला है उस पर हम लोग इसी तरह ही करते हैं कि जो रिच पेशेंट्स हैं वो 1 हफ्ते जाते हैं, अच्छा, और जो पुअर पेशेंट्स है उसके लिए हमने यूँ कर रखा है कि जो भी एकदम ही एक्सट्रीमली पुअर होगा, मतलब ये BPL वाला कार्ड नहीं, जो एक्सट्रीमली पुअर होगा हमें लगता है तो हम उसे एकदम फ्री कर देते हैं। मुझे किसी ने कहा है कि आप साल की 5 सर्जरीज फ्री करो, तो मैं 5 सर्जरीज बहुत पुअर पेशेंट भी फ्री करता हूँ। और उससे ऊपर भी जो होता है कुछ किसी मेडिसिन में करता है, किसी भी तरह करता है। तो मुझे लगता है कि ये मतलब इससे मैं खुद को खुश रख पा रहा हूँ कि यार चलो पुअर का भी ठीक हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि अगर मैं फ्री कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ कि मेरे पास कम पैसा हो। ये मैंने देखा है कि जो भी पुअर पेशेंट्स होते हैं ना वो आपके पास ज़्यादा पेशेंट लेके आता है, तो फाइनली मुझे बेनिफिट ही मिलता है तब। तो ये ठीक चीज। सो गायनेकोलॉजिस्ट के लिए आप आज से आने वाले कुछ 10 साल या 20 साल में क्या फ्यूचर देख रहे हैं, और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट है इस फील्ड में, और क्या नई चीज़ें आ रही टेक्नोलॉजिकली, हम इसको कैसे आगे एडवांस कर पाएंगे? सर 90 में अभी लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज़ में काफ़ी एडवांस हो गया है। जैसे अभी मैंने एक 3D लेप्रोस्कोपी मशीन खरीदी, काफ़ी कॉस्टली है वैसे, पर ठीक है, उससे पेशेंट का बहुत फ़ायदा होता है। इसके ऊपर थोड़े कुछ सालों में रोबोट्स इंडिया में काफ़ी आ रहे हैं, वो भी रोबोट्स भी अब आने लग जाएंगे अपने स्टेट में भी, अपने सिटी में भी। वो भी काफ़ी फाइन सर्जरीज है। पर जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि जो ये नई टेक्नोलॉजी काफ़ी कॉस्टली है और नॉर्मल जो जनता है वो उसको अफोर्ड नहीं कर पा रही है। तो कुछ ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा कि ये चीज़ें नॉर्मल पीपल के लिए भी अफोर्डेबल हो, ताकि उनको अच्छी सर्विस मिले। सो अगर मैं बात करूँ तो एक पेशेंट के लिए कितना कॉस्ट बैठता है इसका लेप्रोस्कोपिक सर्जरी? और सर लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज अगर अपन देते जाएँ तो 35,000 टू 65,000 के अराउंड में लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज होती हैं। यूजुअली ये बी टायर सिटिंग है। और अगर अपन 3D मशीन यूज़ करते हैं तो वो 1 लाख अराउंड बैठती है। अगर अपन रोबोट्स यूज़ करते हैं तो 1.5 टू 2.5 लाख मिनिमम बैठती है, उससे ऊपर जाती है। ये मिनिमम रेंज है इसकी। अब उसके बाद स्किल्स पे डिपेंड करता है, काफ़ी सारी और चीज़ों पर डिपेंड करता है कि पेशेंट कहाँ पर सर्जरी करवाए। वो सर सेम बात है कि अगर आप किसी बड़े होटल 5 स्टार होटल में खाना खाएं या किसी ढाबे में खाना खाएं, पर जो स्किल्स है और जो मिला के है तो ये कम से कम 35,000 टू 50,000 में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी ऐसी है। सर आपने अपने लाइफ टाइम में मेरे ख्याल से 1000 के ऊपर सर्जरीज करी हुई, इवन बहुत ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा। सो आपके लिए ऐसा सबसे इमोशनल केस कौन सा रहा है जो आपको आज तक याद हो? सर मैंने फर्स्ट तो मिनी वाईफाई से किया था, वो इमोशनल था। और सेकंड उसकी नॉर्मल डिलीवरी की मैंने ही कराई, वो ज़्यादा इमोशनल है। फर्स्ट तो क्या हुआ कि हमें कोई मैडम के पास हम गए थे और मैं वहीं पे काम करता था उसी हॉस्पिटल को, और उस टाइम पे कोई लेक्चर चल रहा था तो सारे स्टूडेंट्स और सब मैडम भी वही थे। तो जो मेरा बेबी है फर्स्ट एड, उसकी धड़कन थोड़ी कम होने लगी, जिसे होता है फीटल डिस्ट्रेस। मैं वही खड़ा था, मैंने कहा मैडम फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है। मैडम ने कहा स्टार्ट करो। मैंने कहा ठीक है मैडम, मैं स्टार्ट करता हूँ, आप जल्दी से आ जाओ। तो थोड़ा सा डिस्टेंस में था तो मैंने फटाफट इंसिजन लगाया, अंदर किया, फिर अंदर करवाया पेशेंट और सिर्फ डिलीवरी कराई। तो मैं मेरी इमोशनल था। और सेकंड ऐसा हुआ कि सेकंड नॉर्मल डिलीवरी मेरी वाइफ चाह रही थी। मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं नॉर्मल डिलीवरी का। नॉर्मल डिलीवरी से एडमिट किया और एक इंस्पेक्शन होता है मेडिकल कॉलेजेस में, तो हम जहाँ पर एडमिट थे वहाँ मेडिकल कॉलेज ने इंस्पेक्शन आ लिया। तो वो जो डॉक्टर थी वो बोली कि नॉर्मल डिलीवरी करवा रहे हो तुम, करवा लिया, मैं चली जाती हूँ। वो चली गई और सेकंड डिलीवरी भी पे मुझे नॉर्मल करवाई पड़ी। तो वो मेरे लिए इन दोनों चीज़ों में कॉमन बात ये थी कि जब भी मैंने बेबी आउट किया तो मैंने देखा नहीं कि क्या हुआ है। और मेरी वाइफ ने दोनों बार मुझसे पूछा क्या हुआ है, मैंने कहा यार मैंने देखा नहीं कि क्या हुआ है, जो भी हुआ है ठीक ही है। तो फिर पीडियाट्रिशियन ने बताया कि यार तुम्हारे इस बार मेल हुआ है, इस बार फीमेल हुई है ऐसा। तो ये मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डे था। इमोशनल भी हाँ जी।
एक बार ऐसा हुआ था कि एक कैंसर की पेशेंट थी, कुछ ओवेरियन मेलिग्नेंसी थी उसको, और वो मेरे पास आई और बोली कि हम कहीं काफ़ी जगह जाके आ चुके हैं और सब लोगों ने हमें कुछ चीज़ें बताई है। अब हमने आपका काफ़ी नाम सुना है, तो हम चाहते हैं कि सर्जरी आपसे कराएं, और इसमें कितने चांसेस है? तो मैंने कहा यार मेरे हिसाब से तो हर सर्जरी के बाद काफ़ी अच्छे चांसेस रहते हैं। बोले हम रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट के पास भी जाके आए हैं, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के पास भी जाके आए हैं, और उन्होंने कहा है कि बचने के चांसेस बहुत कम। मैंने कहा देखो, अब आपको पर लोगों ने कहा है बचने के चांसेस कम है, तो एक बार कोशिश तो कर लेते हैं, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है। तो फिर हमने उनकी फर्स्ट सर्जरी करी, तो उसमें हमको सब कुछ चिपका हुआ मिला। तो हमें लगा कि यार थोड़ा सा टिश्यू लेके निकाल देते हैं, पहले कीमो देते हैं। पहले सब डिसाइड हुआ था, पर फिर भी हमने कहा कीमो देते हैं, फिर वापस अपन सर्जरी करेंगे। तो ठीक है, हमने जितना हम पार्ट निकाल सकते थे, काफ़ी बड़ा पार्ट था, वो निकाला, उसको बायोप्सी के लिए भेजा, फिर कीमो लगाई, फिर 6 वीक्स के बाद या 10 वीक्स अराउंड के बाद हमने वापस सर्जरी की। लेकिन जब सेकंड टाइम सर्जरी करी तो हम लोग ये देख के हैरान थे कि अंदर सब कुछ क्लियर था। तो जो छोटा सा पार्ट बचा था, हमको सिर्फ उसको निकालना पड़ा, और उसको निकालने के बाद ये शायद आज से 5-7 साल पहले की बात है, और वो पेशेंट आज कल मुझसे जब भी फॉलोअप में मिलने आती ना, तो वही कहती है कि आपने मुझे बचा ली। तो और मैं ये कहता हूँ कि भाई ये मैंने नहीं बचाई, तो भगवान ने तुम्हें मेरे पार भेजा, ये मैं सिर्फ निमित्त मात्र था। सॉरी सर, बट ये स्टोरी सुन के मेरे को भी गूज़बम्प आया। तो नहीं, इमोशनल आपके लिए क्या ना होगा मैं समझ सकता हूँ अभी। नहीं सकते कि वो उन्होंने उस पर ट्रस्ट किया, मुझे लगा कि यार सर्जरी तो करनी चाहिए, क्योंकि वो जिस भी डॉक्टर के पास गई थी सबने कहा कि सर्जरी का कोई रोल नहीं है, और आप तो सीधे ये कीमो और ये सब लगवाओ और चांसेस बहुत सब। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि यार कई बार अपन को अपने इंस्टिंक्ट पर ही दान करना होता है कि यार, और वो पेशेंट आज तक जब भी मिलने आती है तभी ये भूल के जाती है कि सर ये जो मेरे 5-7 साल आपने दिए ना, ये आप ही ने दिए, और अभी होगा, अब उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं। एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन था आपसे। एज अ मेल गायनेकोलॉजिस्ट आप क्या चीज़ें फेस करते हैं डेली रूटीन में, और अभी भी एक्सेप्टेंस सोसाइटी के अंदर उतना नहीं है एज अ मेल गायनेकोलॉजिस्ट, तो आपको क्या लगता है, इस पे क्या कहना चाहिए? सर मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ा मिथ है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेल गायनेकोलॉजिस्ट की एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा है सोसाइटी। क्योंकि अगर आप मेरा ओपीडी देखेंगे तो मैं काफ़ी पेशेंट देखता हूँ मेनली, और जो पेशेंट्स मुझ पर ट्रस्ट करते हैं उन पर एकदम लाइन ट्रस्ट करते हैं। ये ऐसा लगता है मेल फीमेल सर्जन दोनों इक्वली वो होते हैं एफिशिएंट और बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। बट हो सकता है कि जनता को ऐसा लगता हो, तो काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि सर सर्जरी तो आपसे करवाएं, तो मुझे लगता है कि मुझे इसका एडेड एडवांटेज। सो एक छोटा सा लास्ट क्वेश्चन था सर। प्रेगनेंसी के अंदर 5 जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं 6 मंथ टू 8 मंथ या 3 मंथ टू 6 मंथ, क्या फेज रहते हैं, और हम क्या इसमें 5 कॉमन प्रॉब्लम्स हम लोग देखते हैं? सर फर्स्ट प्रेगनेंसी को 3 ट्राइमेस्टर्स में बांटा जाता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है फर्स्ट टू थर्ड मंथ, फिर थर्ड टू 6 मंथ, और 6 टू 9 मंथ ऐसे। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो प्रॉब्लम्स होती है वो होती है या तो एक्सेसिव नोजिया एंड वॉमिटिंग, या फटीग, है ना, ये रहती है। तो उसके लिए अपन एक्सेसिव नोजिया वॉमिटिंग के लिए छोटी सी कोई मेडिसिन है वो दे सकते हैं। प्लस कुछ लोग सोचते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी है तो आप माइंड एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जुम्बा डांस कर सकते हैं, और नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, ऑफिस जा सकते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर में सर यूजुअली सेकेंड ट्राइमेस्टर कम फ्री पीरियड होता है, उसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होती नहीं है, पेन एब्डोमेन कभी कभी हो सकता है, ग्रोथ के लिए वो सबसे अच्छा टाइम रहता है। तो उसमें भी आप नॉर्मल एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, नॉर्मल जो रूटीन मेडिसिन आपके गायनेकोलॉजिस्ट दे रहे हैं आपको ले सकते हैं। लास्ट ट्राइमेस्टर में आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती है, जैसे कि डेली फिटल मूवमेंट काउंटिंग एक चीज़ होती है कि अपने बेबी के मूवमेंट्स हमेशा काउंट करते रहें, मॉर्निंग इवनिंग ध्यान रखें, अगर बेबी किक मार रहा है कि नहीं मार रहा है। अगर बेबी किक मार रहा है तो इट्स नॉर्मल, हर ब्रेकफास्ट लंच और डिनर के बाद देखना चाहिए। प्लस जो अपन बात कर रहे थे कि आप तो ऑब्स्टेट्रिशियन जो है आजकल व्हाट्सएप का ज़माना है, तो कभी भी आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ ज़्यादा परेशान कर रही, तो आप ऑब्स्टेट्रिशियन से कभी भी डिस्कस कर सकते हैं, या उनके रूटीन विजिट पर डिस्कस कर सकते हैं, या जो काउंसलर होते हैं उनसे बात कर सकते हैं। बाकी सब प्रेगनेंसी कोई एक ऐसी बीमारी नहीं है, रूटीन जर्नी है, सालों से लोग प्रेग्नेंट हो रहे हैं, 7 से डिलीवरी होगी। बस अभी थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि गूगल के कारण या बाकी चीज़ों के कारण लोग उसको ज़्यादा लेने लगते हैं कि भाई ज़्यादा लोग डरने लगते हैं। बाकी ऐसा ज़माना नहीं है, पहले के ज़माने में ऐसा होता था, लोग अपने खेत में काम कर रहे होते थे, लास्ट में डिलीवरी हो जाती थी 9th मंथ में, और सब नॉर्मल रहता था। अब चीज़ें थोड़ी चेंज हो रही हैं। ये जो चीज है लाइफस्टाइल और पैटर्न्स पे भी डिपेंड करता है।
इसी वजह से है। सो 5 ऐसी चीज़ें सर जो प्रिकॉशन रखने की चाहिए प्रेगनेंसी में। सर प्रेगनेंसी में ऐसी कोई प्रिकॉशंस नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ें हैं, बस कुछ कुछ चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे आगे की तरफ अचानक से बेड नहीं हो, कुछ 2 या 3 की या 4 किलो से ज़्यादा वेट नहीं उठाएं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात है। और सीढ़ियाँ ज़्यादा नहीं चढ़ें, जल्दी नहीं उतरे, वो भी स्लिप होने के चांसेस रहते हैं। बाकी सर ऐसा कुछ नहीं है, प्रेगनेंसी एक नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल फिनोमेना है। अभी जो मैंने एक लास्ट पेशेंट डिलीवर कराई थी वो नीदरलैंड्स की थी, वो नीदरलैंड से आई थी और अभी हिमालय चढ़ के आई थी 8 मंथ में। तो वो एक्सप्लोरर थे, ट्रैवलर थे, वो बोले मैं हिमालय जाके आई हूँ और आके और सर डिलीवरी करा ली। तो इट्स नियर नॉर्मल थिंग्स। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम अरे सर और सर लोगों के साथ नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर दिला। थैंक यू सो मच।